दोस्तों, आज हम अपने वीडियो लेक्चर सीरीज को आगे बढ़ाते हुए इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी को डिस्कस करेंगे। दीज वीडियोस आर वेरी यूजफुल फॉर आरपीएससी, एसीएफ, आरएएस एंड यूपीएससी। मेरा ब्रीफ इंट्रोडक्शन आप स्लाइड पे देख सकते हैं। माई सेल्फ नवीन शर्मा, पोस्टेड एज ए परचेज ऑफिसर इन सेंट्रल गवर्नमेंट पीएसयू एंड हैव क्वालिफाइड सिविल सर्विसेज मेंस ट्वाइस इन द ईयर 2016 एंड 2017। इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी रिलेटेड स्टफ को डिस्कस करने से पहले गांधी जी की कही हुई बात पर गौर फरमाना बेहद जरूरी है। ही सेड, अर्थ प्रोवाइड्स इनफ टू सेटिस्फाई एवरी मैन नीड बट नॉट एवरी मैन ग्रीड। Remember my friends, environment study is important not only for competitive exams but for the society as well. Nurture the nature to save our future. As I always said in my earlier videos of economics also, that for success in any competitive exam 360-degree analysis is the key. आपको परीक्षा में सफलता पाने के लिए सारे डायमेंशंस कवर करने पड़ेंगे। Remember my friends, the road to success is always under construction. किसी भी सब्जेक्ट पर डिस्कस करने से पहले उसको सिलेबस में हाईलाइट करना बहुत ज़रूरी है। हमारे अर्लियर वीडियो प्रैक्टिस को फॉलो करते हुए यहाँ पर भी आप इन्वायरमेंटल साइंस का सिलेबस देख सकते हैं। टुडे वी विल डिस्कस डेफिनेशन, स्कोप एंड इंपॉर्टेंस ऑफ इकोलॉजी, इन्वायरमेंटल साइंस, बायोलॉजिकल लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, पॉपुलेशन, कम्युनिटी एंड इकोसिस्टम रिलेटेड स्टफ। ध्यान दें, ये टॉपिक आरएएस एज वेल एज यूपीएससी का भी पार्ट है, तो आपको ये वीडियो आरएएस एंड यूपीएससी में भी उतना ही हेल्प करेगा जितना कि आरपीएससी एसीएफ में। एक एक करके हम आरपीएससी एसीएफ का इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी पोर्शन कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट यूनिट्स को आप यहाँ पे स्लाइड में देख सकते हैं। आप इस सिलेबस को आरपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं। आरपीएससी एसीएफ के पैटर्न के अकॉर्डिंग आपको कंपलसरी पेपर्स के अलावा 2 ऑप्शनल पेपर चूज करने हैं। जिन कैंडिडेट्स ने अभी फॉर्म नहीं भरा है, दोबारा नोटिफिकेशन आने के बाद इन्वायरमेंटल साइंस एंड इकोलॉजी को अपना एक ऑप्शनल बना सकते हैं। इसके कुछ बेनिफिट्स हैं। पहला तो ये कि इन्वायरमेंटल साइंस एंड इकोलॉजी कंसेप्चुअल है। अगर आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी अच्छी है तो यू कैन स्कोर मैक्सिमम मार्क्स इन दिस पेपर। दूसरी बात, ये सब्जेक्ट इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी आपको आरएएस एंड यूपीएससी में भी उतनी ही हेल्प करेगा, क्योंकि ये उनके सिलेबस का भी इंटीग्रल पार्ट है। अब हम इस एग्जाम के स्ट्रक्चर को समझ लेते हैं। इस ऑप्शनल पेपर में टोटल 120 क्वेश्चन आएंगे, टोटल मार्क्स 200, ड्यूरेशन 3 आवर्स। अगर इसको एनालाइज करें तो आप पाएंगे कि टाइम विच इज गिवन पर क्वेश्चन इज 1.5 मिनट्स, मार्क्स पर क्वेश्चन 1.67। ऑल्सो देयर इज ए नेगेटिव मार्किंग, आपके 1/3 मार्क्स कट जाएंगे यदि आपने सही अटेम्प्ट नहीं किया। स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन से। इकोलॉजी एक साइंटिफिक स्टडी ऑफ रिलेशनशिप है ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स विथ ईच अदर एंड विद देयर एनवायरनमेंट। बेसिकली एक साइंटिफिक स्टडी ऑफ रिलेशनशिप है ऑर्गेनिजम्स के बीच में। इकोलॉजी शब्द का पहली बार यूज किया था जर्मन बायोलॉजिस्ट अर्न्स्ट हैकेल ने इन द ईयर 1869। इकोलॉजी शब्द 2 ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है। पहला ओइकोस, जिसका मतलब होता है होम, दूसरा लोगोस, जिसका मतलब स्टडी। इकोलॉजी में एम्फेसिस किया जाता है ऑन रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिजम्स एंड द कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट के 2 कंपोनेंट है। पहला एबायोटिक मींस नॉन लिविंग, सेकंड बायोटिक मींस लिविंग। एनसीईआरटी क्लास 12 बायोलॉजी में आप इकोलॉजी को देख सकते हैं यूनिट 10 में। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट ऑब्जेक्टिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो निकल के आ रहा है वो ये है कि इकोलॉजी शब्द का यूज पहली बार किसने किया था। उसका जवाब है अर्न्स्ट हैकेल इन द ईयर 1869, जो कि एक जर्मन बायोलॉजिस्ट थे। यहां पर ध्यान दें, रामदेव मिश्रा, जो कि फादर ऑफ इकोलॉजी इन इंडिया कहे जाते हैं, इन्होंने इकोलॉजी के एरिया में बहुत रिसर्च किया। इनकी रिसर्च के बदौलत ही ट्रॉपिकल कम्युनिटीज, इकोलॉजिकल सक्सेशन, एनवायरमेंटल रेस्पॉन्सेज ऑफ प्लांट पॉपुलेशन, प्रोडक्टिविटी, न्यूट्रिएंट साइकिल इन ट्रॉपिकल फॉरेस्ट एंड ग्रासलैंड इकोसिस्टम जैसे कंसेप्ट को समझने में काफ़ी मदद मिली। इनके एफर्ट्स की वजह से ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नेशनल कमेटी फॉर एनवायरमेंटल प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेशन 1972 में बनाई थी, जो आगे जाके मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट इन द ईयर 1984 कहलाई।
इकोलॉजी बेसिकली स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड नेचुरल इन्वायरमेंट है. दिस इज ए मल्टी डिसिप्लिनरी साइंस विच इज रिलेटेड इन वन वे और अनदर टू एवरी साइंस. इकोलॉजी का स्कोप बहुत वाइड है, इसके बहुत डायमेंशंस है. इसके डायमेंशंस या स्कोप को आप इस स्लाइड में देख सकते हैं, जिसको आने वाली स्लाइड में हम डिस्कस करेंगे. एक एक करके इकोलॉजी के वाइड स्कोप को देख लेते हैं. स्टार्ट करते हैं प्लांट इकोलॉजी से. प्लांट इकोलॉजी से मतलब डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशन एंड हैबिटेट्स में पाए जाने वाले प्लांट्स के बीच में क्या सिमिलरिटीज है एंड क्या डिफरेंसेस हैं, उसकी स्टडी करना ही प्लांट इकोलॉजी कहलाता है. एनिमल इकोलॉजी डील करता है बेसिकली स्टडी ऑफ रिलेशनशिप ऑफ वेरियस एनिमल्स विद द इन्वायरमेंट. एक एनिमल का अपने सराउंडिंग इन्वायरमेंट से क्या रिलेशनशिप है उसकी स्टडी करना एनिमल इकोलॉजी कहलाता है. इको फिजियोलॉजी स्टडी करता है रेस्पॉन्सेज ऑफ ऑर्गेनिज्म टू द इन्वायरमेंट. ये रेस्पॉन्सेज को स्टडी करता है ऑर्गेनिज्म के एनवायरमेंट से. साथ में ये भी एग्जामिन करता है कि हाउ द फिजियोलॉजिकल फंक्शंस ऑफ ऑर्गेनिज्म इन्फ्लुएंस द वे दे इंटरेक्ट विद द इन्वायरमेंट. बिहेवियरल इकोलॉजी एग्जामिन करता है रोल ऑफ बिहेवियर इन अनेबलिंग एनिमल टू अडेप्ट टू इट्स इन्वायरमेंट. कैसे एक एनिमल अपने बिहेवियर की वजह से किसी इन्वायरमेंट में अडप्ट होता है, उसको स्टडी करना ही बिहेवियरल इकोलॉजी कहलाता है. लास्टली इवोल्यूशनरी इकोलॉजी, जैसा कि नाम से क्लियर है, इट इज द स्टडी दैट कंसीडर द इवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ स्पीसीज एंड देयर इंटरेक्शन. आगे देखते हैं अर्बन इकोलॉजी. इट इज कंसर्न विद द स्टडी ऑफ सिटी प्लानिंग. सिटी प्लानिंग की स्टडी करने को अर्बन इकोलॉजी कहते हैं. नेक्स्ट पॉलिटिकल इकोलॉजी. Political ecology connect politics and economy to problem of environmental control and ecological change. जब politics and economy को environmental issues या problem से connect करके study करते हैं, उसे political ecology कहते हैं. आज के contemporary period में जब environmental problems या environmental issues एक burning issue बन चुका है, उस टाइम पर पॉलिटिकल इकोलॉजी एक स्पेशल रिलेवेंस रखता है. नेक्स्ट पॉपुलेशन इकोलॉजी. इसका कंसेप्ट दिया था चार्ल्स डार्विन एंड जी मेंडल ने. इट स्टडी द डायनामिक्स ऑफ पॉपुलेशन ऑफ सिंगल स्पीसीज. एक सिंगल स्पीसीज की पॉपुलेशन की डायनामिक्स को समझना ही पॉपुलेशन इकोलॉजी कहलाता है. नेक्स्ट कम्युनिटी इकोलॉजी. इट फोकसेस ऑन इंटरेक्शन बिटवीन स्पीसीज विद एन इकोलॉजिकल कम्युनिटी. एक इकोलॉजिकल कम्युनिटी में जहाँ पे बहुत सी स्पीसीज एग्जिस्ट करती हैं, उन स्पीसीज में होने वाले इंटरेक्शन की स्टडी को ही कम्युनिटी इकोलॉजी कहते हैं. आगे इकोसिस्टम इकोलॉजी. इट स्टडी द फ्लो ऑफ एनर्जी एंड मैटर थ्रू अबायोटिक दैट इज नॉन लिविंग एंड बायोटिक दैट इज लिविंग कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम. नॉन लिविंग एंड लिविंग कंपोनेंट के बीच में होने वाले फ्लो ऑफ एनर्जी को स्टडी करना ही इकोसिस्टम इकोलॉजी कहलाता है. एक सिंपल वे में सन सोर्स ऑफ एनर्जी, उस सोर्स ऑफ एनर्जी का यूज करके प्लांट ने फोटोसिंथेसिस से अपने लीफ में कार्बोहाइड्रेट स्टोर किया. यहाँ पे एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, एनर्जी का फ्लो भी हुआ है फ्रॉम सन टू प्लांट. इट इज ए पार्ट ऑफ इकोसिस्टम इकोलॉजी स्टडी. नेक्स्ट सिस्टम इकोलॉजी. इट इज एन इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड which focuses on the study, development and organization of ecological system from a holistic perspective. एक holistic manner में एक complete picture पेश करते हुए जब हम ecological system को study करते हैं, उसे system ecology कहते हैं. Lastly, landscape ecology examine relationship processes across multiple ecosystem on a very large geographical area. एक बहुत बड़े एरिया पे जहाँ पे बहुत सारे इकोसिस्टम एग्जिस्ट करते हैं, उन इकोसिस्टम के बीच में होने वाले रिलेशनशिप एंड प्रोसेसेस की स्टडी करना, उनको एग्जामिन करना लैंडस्केप इकोलॉजी कहलाता है. आरपीएससी एसीएफ के एनवायरमेंटल सेक्शन के यूनिट 1 के सिलेबस में आगे बढ़ते हुए अब हम इंपॉर्टेंस ऑफ इकोलॉजी को देखते हैं. इकोलॉजी जैसा कि हमने देखा एक साइंटिफिक स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड विद द एनवायरमेंट. It provide useful evidence on the interdependence between people and the nature. नेचर एंड ह्यूमन के बीच में जो इंटरडिपेंडेंस है उसको इकोलॉजी हाईलाइट करता है. साथ में यह भी दर्शाता है कि ह्यूमन एक्टिविटी से इन्वायरमेंट पे क्या एडवर्स कॉन्सिक्वेंस हो रहे हैं. Second, it maintains a healthier and more productive biosphere for the life of human and other living organism. इस स्टडी का प्रॉपर यूज करके एक हेल्थियर लाइफ ऑल्सो मोर प्रोडक्टिव बायोस्फेयर मेंटेन किया जा सकता है, एनवायरमेंट को कंजर्व किया जा सकता है. थर्ड, इट प्रोवाइड प्रिंसिपल फॉर रेशनल यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज. हमारे फॉरेस्ट चाहे इंडिया में चाहे वर्ल्ड में नेचुरल रिसोर्सेज से संपन्न है, लेकिन उन नेचुरल रिसोर्सेज का ऑप्टिमम वे में रेशनलिटी के साथ में यूज करना, उसके प्रिंसिपल्स इकोलॉजी प्रोवाइड करती है.
फोर्थ, इट प्रोवाइड ए बेसिस फॉर द फॉर्मुलेशन ऑफ गुड कंजर्वेशन पॉलिसी। एक अच्छी कंजर्वेशन पॉलिसी फॉर द इन्वायरमेंट के लिए एक फंडामेंटल या बेसिक भी इकोलॉजी प्रोवाइड करती है। लास्ट, इट हेल्प्स इन इन्वायरमेंटल एंड एनर्जी कंजर्वेशन। नेक्स्ट टॉपिक पर डिस्कस करते हैं बायोलॉजिकल लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इट इज बेसिकली द हायरकी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लिविंग थिंग्स अरेंज फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स वन। एक हायरकी फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स वन ऑफ लिविंग थिंग्स का अरेंजमेंट ही बायोलॉजिकल लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कहलाता है। इसके वेरियस कंपोनेंट्स हैं इंडिविजुअल, पॉपुलेशन, कम्युनिटी, इकोसिस्टम, बायोम एंड लास्टली बायोस्फीयर। इस डायग्राम से आपको काफी कुछ क्लियर हो जाएगा। डिफरेंट लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन को देख लेते हैं। फर्स्ट, ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म से मतलब इंडिविजुअल से है, इट इज द बेसिक यूनिट ऑफ स्टडी। सेकंड, पॉपुलेशन। पॉपुलेशन मींस ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑफ सेम स्पीसीज। याद रखें, सेम स्पीसीज ऑक्यूपाइंग ए डिफाइंड एरिया ड्यूरिंग ए स्पेसिफिक टाइम। किसी पर्टिकुलर टाइम पर किसी पर्टिकुलर एरिया में एक ग्रुप ऑफ सेम स्पीसीज को पॉपुलेशन कहा जाता है। थर्ड, कम्युनिटी। कम्युनिटी मींस ए ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म कंसिस्टिंग ऑफ different species that live in an area and interact with each other. फोर्थ, इकोसिस्टम। इकोसिस्टम में अब ऑर्गेनिज्म के साथ इन्वायरमेंट भी एसोसिएट हो गया। बेसिकली इन इकोसिस्टम ए कम्युनिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स एंड देयर फिजिकल एनवायरनमेंट इंटरेक्टिंग एज एन इकोलॉजिकल यूनिट। यहां पर अबायोटिक दैट इज नॉन लिविंग एंड बायोटिक दैट इज लिविंग कंपोनेंट दोनों आ गए हैं। फिजिकल एनवायरनमेंट का ऑर्गेनिज्म से इंटरेक्शन इकोसिस्टम का पार्ट है। लास्टली, बायोम। बायोम मींस ए लार्ज कम्युनिटी यूनिट characterized by a major vegetation type and associated fauna found in a specific climate region। एक बहुत बड़ा कम्युनिटी यूनिट जिसमें मेजर वेजिटेशन के हिसाब से या एनिमल्स के अकॉर्डिंग उनको कैटेगराइज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल टुंड्रा, टैगा, पोलर, बायोम एटसेट्रा। सरल शब्दों में इंडिविजुअल्स के समेशन इक्वल्स टू पॉपुलेशन। जब बहुत सी पॉपुलेशन आपस में जुड़ जाएंगी इक्वल्स टू कम्युनिटी। जब बहुत सी कम्युनिटीज आपस में मिल जाएंगी इट कंसिस्ट इकोसिस्टम। जब बहुत से इकोसिस्टम आपस में इंटरेक्ट करेंगे बायोम बनेगा। जब बहुत सारे बायोम मिल जाएंगे तो बायोस्फीयर का फॉर्मेशन होगा। इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी के सबसे बेसिक एंड फंडामेंटल कंसेप्ट को देखते हैं। इकोसिस्टम डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। इकोसिस्टम इज ए फंक्शनल यूनिट ऑफ नेचर एंड कंप्राइजेज अबायोटिक एंड बायोटिक कंपोनेंट्स। अबायोटिक कंपोनेंट मींस नॉन लिविंग कंपोनेंट्स। इसमें इनऑर्गेनिक मटेरियल्स लाइक एयर, वाटर, सॉइल, सन ये सब आते हैं। बायोटिक कंपोनेंट मीन लिविंग थिंग्स। इसमें प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स, डिकम्पोजर्स आते हैं। इकोसिस्टम बेसिकली बायोटिक एंड अबायोटिक कंपोनेंट का समेशन है। इकोसिस्टम साइज में बहुत वेरी करता है। ये एक ट्री जितना छोटा हो सकता है, एक फॉरेस्ट जितना बड़ा भी हो सकता है। इसमें हर स्पीसीज एक दूसरे से इंटरडिपेंडेंट होती है। अगर इकोसिस्टम का कोई पार्ट डैमेज होता है तो उसका इम्पैक्ट पूरे इकोसिस्टम पे महसूस किया जाता है। हाल के दिनों में हम देखेंगे कि फॉरेस्ट में यदि कोई स्पीसीज एक्सटिंक्ट के कगार पे पहुंच गई है या कोई स्पीसीज खत्म होती जा रही है तो उसका इम्पैक्ट, उसका कॉन्सिक्वेंस पूरे फूड साइकिल, पूरे फूड वेब, पूरे इकोसिस्टम पे पड़ेगा। टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम को डिस्कस करते हैं। इकोसिस्टम को ब्रॉडली टू कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट नेचुरल, सेकंड आर्टिफिशियल और मैन मेड। आर्टिफिशियल और मैन मेड इकोसिस्टम के एग्जांपल्स हैं एग्रीकल्चर फील्ड, क्रॉपलैंड, एक्वेरियम एटसेट्रा। नेचुरल इकोसिस्टम को फर्दर जो डिवाइड करेंगे तो आप दो तरह से बांट सकते हैं, एक्वेटिक एंड टेरेस्ट्रियल। टेरेस्ट्रियल कंपोनेंट के एग्जांपल हैं ग्रासलैंड, डेजर्ट, फॉरेस्ट। एक्वेटिक फर्दर कैन बी डिवाइडेड इनटू फ्रेश वाटर एज वेल एज मैरीन। फ्रेश वाटर को जब डिवाइड करेंगे फर्दर तो आप देखेंगे लैंटिक, पॉन्ड्स एंड लेक्स, लोटिक लाइक रिवर्स, वेटलैंड, मार्शेज एंड स्वैम्प्स। मैरीन को जब फर्दर आप बाइफर्केट करेंगे तो यू विल गेट कोस्टल एरियाज लाइक एस्टुरीज, कोरल रीफ्स, मैनग्रोव्स। सेकंड अपवेलिंग रीजन ऑफ ओशियन एंड थर्ड ओपन ओशियन। Broadly, ecosystem can be categorized or divided into two types, natural and artificial. इकोसिस्टम के फीचर्स डिस्कस कर लेते हैं। ऑब्जेक्टिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें से स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछा जा सकता है।
फर्स्ट, इकोसिस्टम इज फंक्शनल यूनिट ऑफ नेचर, याद रखें फंक्शनल यूनिट। सेकंड, एवरीथिंग इन इकोसिस्टम इज डिपेंडेंट ऑन ईच अदर, हर स्पीसीज दूसरी स्पीसीज से इंटरडिपेंडेंट है इन इकोसिस्टम। थर्ड, हेल्दी इकोसिस्टम इंडिकेट ऑल एलिमेंट्स लिव इन बैलेंस एंड आर कैपेबल ऑफ रिप्रोड्यूसिंग देमसेल्फ। हेल्दी इकोसिस्टम से मतलब हर चीज बैलेंस में है, ऑल लिविंग एलिमेंट्स आर इन बैलेंस। Fourth, ecosystem are capable of maintaining their state of equilibrium. They regulate their own species structure and functional processes. This capacity of ecosystem of self-regulation is called homeostasis. जैसे इंसान का बॉडी टेम्परेचर किसी भी एनवायरनमेंट में ऑन एवरेज आप देखेंगे तो 37 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा, उसी तरह से इकोसिस्टम भी स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम में रहता है। ये सेल्फ रेगुलेशन मोड पर अपने स्पीसीज का स्ट्रक्चर और फंक्शन प्रोसेस को मेंटेन रखता है। दिस प्रॉपर्टी ऑफ इकोसिस्टम इज कॉल्ड होमियोस्टेसिस। नेक्स्ट टॉपिक पर डिस्कस करते हैं जो है इकोसिस्टम सर्विसेज। As per International Union of Conservation of Nature IUCN, it means benefits people derive from ecosystem। जो बेनिफिट सर्विसेज या फायदे इंसान को इकोसिस्टम से मिलते हैं उसी को इकोसिस्टम सर्विसेज कहा जाता है। मिलेनियम इकोनॉमिक असेसमेंट रिपोर्ट 2005 जो यूनाइटेड नेशन ने कॉल की थी, जिसका मकसद था ह्यूमन इम्पैक्ट को एनवायरनमेंट पर मेजर करना, उस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इकोसिस्टम सर्विसेज को 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। प्रोविजनिंग सर्विसेज, रेगुलेटिंग सर्विसेज, कल्चरल सर्विसेज एंड सपोर्टिंग सर्विसेज। एक एक करके इन रिपोर्टिंग सर्विसेज को ब्रीफ में डिस्कस कर लेते हैं। प्रोविजनिंग सर्विसेज से मतलब उन प्रोडक्ट से है जो हमें इकोसिस्टम से मिलते हैं। इन प्रोडक्ट्स की वजह से, इनकी हेल्प से आप एनर्जी, सी फूड, बायोमेडिकल, ट्रांसपोर्टेशन, नेशनल डिफेंस में फायदा पा सकते हैं। सेकंड, रेगुलेटिंग सर्विसेज, इट मींस बेनिफिट्स ऑब्टेन फ्रॉम रेगुलेशन ऑफ इकोसिस्टम प्रोसेसेस। इकोसिस्टम से जो रेगुलेशन संबंधी बेनिफिट मिलते हैं वो इस सर्विसेज में कवर्ड होते हैं। फॉर एग्जांपल, फ्लड प्रिवेंशन, क्लाइमेट रेगुलेशन, इरोजन कंट्रोल, कंट्रोल ऑफ पेस्ट एंड पैथोजेंस। थर्ड, कल्चरल सर्विसेज, इसमें नॉन मटेरियल बेनिफिट या इनटेंजिबल बेनिफिट मिलते हैं इकोसिस्टम से। फॉर एग्जाम्पल, एजुकेशनल, रिक्रिएशनल, heritage and spiritual. Lastly, supporting services are necessary for the protection of all other ecosystem services. Example, biological diversity maintenance, nutrient recycling, primary प्रोडक्टिविटी। जब हम अपना इकोसिस्टम का वीडियो देखेंगे अगले कुछ दिनों में, उसमें ये मैं बहुत डिटेल में आपको समझाऊंगा। अब तक जो हमने पढ़ा उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेते हैं। ये क्वेश्चन जो आप स्लाइड पे देख रहे हैं यूपीएससी 2012 में पूछा जा चुका है। क्वेश्चन है, द मिलेनियम इकोसिस्टम असेसमेंट डिस्क्राइब द फॉलोइंग मेजर कैटेगरीज ऑफ इकोसिस्टम सर्विसेज, प्रोविजनिंग, सपोर्टिंग, रेगुलेटिंग एंड कल्चरल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सपोर्टिंग सर्विस? ऑप्शंस हैं, प्रोडक्शन ऑफ फूड एंड वाटर, कंट्रोल ऑफ क्लाइमेट एंड डिजीज, इरोजन कंट्रोल्ड एंड मेंटेनेंस ऑफ डाइवर्सिटी। अगर आप पुरानी स्लाइड देखेंगे आप इजीली इस क्वेश्चन को क्रैक कर सकते हैं। प्रोडक्शन ऑफ फूड एंड वाटर इज ए प्रोविजनिंग सर्विस, कंट्रोल ऑफ क्लाइमेट एंड डिजीज इज ए रेगुलेटिंग सर्विस, इरोजन कंट्रोल इज ऑल्सो ए रेगुलेटिंग सर्विस, लास्टली मेंटेनेंस ऑफ डाइवर्सिटी इज ए सपोर्टिंग सर्विस। सो आंसर इज डी। आरपीएससी एसीएफ के एनवायरमेंटल ऑप्शनल पेपर में स्कोप ऑफ इकोलॉजी क्लियरली मेंशन्ड है, उससे हमने एक मॉडल क्वेश्चन फ्रेम किया है। क्वेश्चन है, लैंडस्केप इकोलॉजी रिलेट्स टू। ऑप्शंस, फर्स्ट, एग्जामिन द रोल ऑफ बिहेवियर इन अनेबलिंग एनिमल टू अडॉप्ट टू इट्स एनवायरनमेंट। सेकंड, स्टडी द रेस्पॉन्सेज ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म टू द एनवायरनमेंट। थर्ड, एग्जामिन्स प्रोसेसेस एंड रिलेशनशिप अक्रॉस मल्टीपल इकोसिस्टम। एंड लास्ट, फोकसेस ऑन द इंटरेक्शन बिटवीन स्पीसीज विद इन एन इकोलॉजिकल कम्युनिटी। जब आप हमारी स्लाइड देखेंगे स्कोप ऑफ इकोलॉजी में, उसमें क्लियरली समझाया था कि लैंडस्केप इकोलॉजी बेसिकली डील करता है, एग्जामिन करता है रिलेशनशिप अक्रॉस मल्टीपल इकोसिस्टम ऑन ए वेरी लार्ज जियोग्राफिकल एरिया। उस हिसाब से इसका आंसर होना चाहिए सी। इन्वायरमेंट सेक्शन से करंट अफेयर में भी क्वेश्चन बनते हैं। यूपीएससी 2018 में करंट अफेयर को इन्वायरमेंट से लिंक कर एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आया था। क्वेश्चन है, द टर्म सिक्स्थ मास एक्सटिंक्शन इज ऑफन मेंशन इन द न्यूज इन द कंटेक्स्ट ऑफ व्हाट? 4 ऑप्शन देखेंगे आप। अगर आप न्यूज़पेपर रेगुलरली फॉलो करते हैं तो इंडियन एक्सप्रेस, द हिंदू में ये काफ़ी बार न्यूज़ में आया था। इसका जवाब है मैनकाइंड ओवर एक्सप्लॉयटेशन और मिसयूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, फ्रेगमेंटेशन, लॉस ऑफ नेचुरल हैबिटेट, डिस्ट्रक्शन ऑफ इकोसिस्टम, पॉल्यूशन एंड ग्लोबल क्लाइमेट
चेंज, इंसान के द्वारा जो नेचुरल एनवायरनमेंट को हानि पहुंच रही है उस पर एडवर्स इम्पैक्ट पड़ रहा है, नेचुरल रिसोर्सेज का मिसयूज हो रहा है, इकोसिस्टम डिस्ट्रक्ट हो रहे हैं, पॉल्यूशन की समस्या बढ़ती आ रही है। उसी को रिसर्चर ने, साइंटिस्ट ने सिक्स्थ मास एक्सटिंक्शन का नाम दिया है। साथियों, हमारी टीम एक डेडिकेटेड मैनर में आरपीएससी एसीएफ के लिए काम कर रही है। जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा हम एक टेस्ट सीरीज लॉन्च कर देंगे फॉर आरपीएससी एसीएफ एज वेल एज आरएएस ऑन आरपीएससी पैटर्न। सेंटर जयपुर रहेगा। ये पेपर काफ़ी हद तक आरपीएससी और यूपीएससी लाइन पे रहेगा। हमारी पूरी कोशिश रहेगी टेस्ट सीरीज के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से आपको कंप्लीट कवरेज प्रोवाइड कर दें एक चैनल के थ्रू। साथियों, अब तक हमने सिर्फ इकोसिस्टम का बेसिक डिस्कस किया है एज पर यूनिट 1। पिक्चर अभी बाकी है। यूनिट 3 में हम इकोसिस्टम का कंप्लीट एनालिसिस और डिटेल वे में माइन्यूट लेवल पे करेंगे। इकोसिस्टम से आपके पेपर में 2 से 3 सवाल आना लगभग तय है। दोस्तों, इस समय इन्वायरमेंट इश्यूज को लेकर देश और विदेश में एक बहुत ही बड़ा कन्फ्लिक्ट चल रहा है बिटवीन 2 E's, दैट इज इन्वायरमेंट एंड इकोनॉमी। जीडीपी नंबर्स को लेकर हर देश कोशिश कर रहा है ऊपर आने की, चाहे उसकी एवज में उसको एनवायरनमेंट को कितना भी एडवर्स इम्पैक्ट होना पड़े। इसका सबसे बड़ा समाधान यही है कि वी हैव टू स्ट्राइक ए बैलेंस बिटवीन इकोलॉजी एंड इकोनॉमी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। मित्रों, एक मिशन मोड अप्रोच को लेकर हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि बाय फर्स्ट और सेकंड वीक ऑफ अक्टूबर, यानी कि अगले महीने फर्स्ट सेकंड वीक अक्टूबर तक हम इन्वायरमेंट का कंप्लीट सिलेबस इस चैनल पे प्रोवाइड कर दें। उससे बाहर कोई सवाल आने की गुंजाइश ना हो, ये भी हमारी पूरा टारगेट, हमारी पूरी कोशिश रहेगी। अगर आप टेलीग्राम पर हैं तो हमारे आरपीएससी एसीएफ के डेडिकेटेड चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आप इस स्लाइड पे देख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।